आजकल के टाइम में इंडिया में किस टाइप की प्रॉब्लम्स आप नोटिस करते हो या फिर किस टाइप के केसेस आपको देखने को मिलते हैं? इनफिडेलिटी के मामले होते हैं सबसे ज़्यादा, है ना। अभी रिसेंटली एक केस आया था कि वियतनाम में एक गर्लफ्रेंड बना ली है, तो वो उसकी ऑडेसिटी देखो कि वाइफ को कह रहा है कि यार मैं सिर्फ 4 बार जाऊँगा साल में, तो मुझे रोकना मत उसके पास। अब इस प्रॉब्लम का क्या करें? हैप्पी कपल वो नहीं है जो कभी नहीं लड़ते। हैप्पी कपल वो हैं जिनको पता होता है कि लड़ाइयों को रिजॉल्व कैसे करते हैं, राइट? लोगों को लगता है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में पड़ गए और सब सही चल रहा है, शादी कर लेंगे तो भी सब सही चल जाएगा। बट शादी इंडिया में 2 लोगों की नहीं होती ना, 2 परिवार उससे कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे लोग ये भी बोलते हैं कि फीलिंग्स जो है वो डेवलप होने में टाइम लगता है ना। फीलिंग्स डेवलप होने में टाइम नहीं लगता है। आप जिस व्यक्ति को खूब प्यार करते हो, उसको अगर आप किसी के साथ मेकआउट करते हुए देख लो तो 1 सेकंड में नफरत हो जाएगी, इंस्टेंट, है ना। इन्फॉर्मेशन कैन चेंज फीलिंग्स, इन्फॉर्मेशन कैन मैनिपुलेट फीलिंग्स। ये लोग फीलिंग्स के भरोसे अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं, जैसे कि वो फीलिंग्स ज़िंदगी भर रहने वाली थी उनके साथ। 90% जो हायर अथॉरिटीज़ होती है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़ी पोजीशन पे लोग काम करते हैं, उनका IQ से ज़्यादा EQ हाई होता है, इसीलिए प्रमोट भी होते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होती होंगी जिनको फिक्स शायद नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ कहने में अच्छी लगती है बात कि अगर दुनिया में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो सॉल्यूशन भी करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई सारी प्रॉब्लम्स के साथ जीना ही सीखना होता है। विकास, मैं आपका ना आज इंस्टाग्राम बायो देख रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था रिलेशनशिप कोच एंड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट। तो अगर बहुत ज़्यादा एक सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना हो अपनी इस डेजिग्नेशन को, तो आप कैसे करोगे? 2016 में जब मैं MBA में था, तो उस टाइम तक ऐसा थॉट था मेरा कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग जैसी किसी चीज़ में जाना है, पर मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना है। तो आई वॉज़ लुकिंग फॉर अ डोमेन कि मैं किस डोमेन में काम करूं। तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हमारे कॉलेज में उस टाइम पर कि एक इवेंट था बेसिकली वो, तो उस इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो वैसा होता है ना कि जैसे आप MBA के स्टूडेंट हैं, तो आपको एक बिज़नेस मॉडल बनाना है, एक प्रोडक्ट बनाना है, वो प्रोडक्ट खुद ही तैयार करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है पूरे कॉलेज पूरे कैंपस में, उसका एक स्टॉल लगेगा, इंटर कॉलेज कंपटीशन था, आपको उसको सेल करना है इस प्रोडक्ट को, आपको दिखाना है कि कितना कॉस्ट लगा, कितना बचा है, कितना प्रॉफिट हुआ, आपकी सेलिंग स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी थी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी थी और कितना प्रॉफिट आप बना सके, और आपकी प्रोडक्ट की फीडबैक कैसी है। तो एक बिज़नेस को एकदम बहुत ही माइक्रो लेवल पे कैसे करते हैं, उसका एक इवेंट था वो। तो हमने हैंडमेड कार्ड्स बनाए थे। हैंडमेड कार्ड्स बनाए थे तो 6 लोगों के ग्रुप में मेरा काम था मार्केटिंग का, बाकी 4 लड़कियां थी, उनका काम था प्रोडक्शन, उनको बनाने थे कार्ड्स खूब सारे। तो उसकी प्रमोशंस जब हमने की ना जगह जगह जाकर, तो थोड़ा ऐसा कहना शुरू किया कि भाई जो रिलेशनशिप्स हैं, उस जो कुछ खास रिश्ते होते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो ज़रूरी सेंटिमेंट्स हैं ना, वो थोड़े से सस्ते से हो गए। जैसे सॉरी कह देना या किसी को किसी चीज़ के लिए प्रपोज कर देना, बस व्हाट्सएप पे लिखा और भेज दिया। तो ये जो एक चार्म होता है ना 2 लोगों के बीच में, किसी भी इमोशन के होने या ना होने का, वो हमने डाइल्यूट कर दिया। तो क्यों ना उसे सिग्निफिकेंट ही रहने दिया जाए। तो हमारे स्टॉल का नाम था एहसास, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स विद एहसास। तो हमने कहा कि हम आपके लिए कार्ड्स बनाएंगे, हम आपके लिए कार्ड डिलीवर भी करेंगे अगर आपको किसी को देना है, और उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है आप लिखें या फिर हमें बताएं, तो हम वो काम आपके लिए करेंगे। तो उस दिन ना सादिका, उस जिस दिन इवेंट था, पूरा प्रमोशन हो गया पूरे कॉलेज में, हम रनर अप थे उस पूरे कंपटीशन में। 60 आउटलेट्स थे उस दिन टोटल। तो हमने बहुत लोगों की सेटिंग्स कराई उस दिन, बहुत लोगों के लिए प्रपोजल्स वाले कार्ड बनाए, कई सारे लोगों के लिए कार्ड मैंने ही जाकर दिए कि अगर ये बात कहनी है तो इसको कैसे कहा जाए, मैं नहीं कह पाऊँगा, पर आप मेरे बिहाफ पे आप उस तक ये मैसेज करेंगे क्या। तो ये सब चीज़ें मैंने सुबह से शाम तक की उस दिन। तो वो दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैं MBA में था, तो BBA BCA के बच्चे भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सर आप मुझे ना उसकी स्माइल बहुत पसंद है, पर मैं उसे कैसे कहूँ, मतलब उसे ये ना लग जाए कि मैं उस पर ट्राई कर रहा हूँ या कुछ, तो कैसे कहूँ क्या कहूँ। तो मुझे लगा कि लोगों में ना इमोशंस की कमी नहीं है, कूट कूट के भरे हैं, एक्सप्रेसिवनेस की कमी है।
और उस दिन बहुत लोगों को मैंने हेल्प किया, और वो वाला जो बिज़नेस था उस दिन मेरा ख़त्म हुआ ही नहीं। उस दिन जो लोग मुझसे सर्विसेज लेके और बाद में भी पूछते ही रहे मुझसे कि अब क्या करें, अब उसका ऐसा रिप्लाई आया है तो अब क्या करना है, इस तरह का कुछ कुछ चलता ही रहा। तो मुझे समझ में आया कि रिलेशनशिप स्पेस में ना लोगों को कोई गाइड करने वाले लोग नहीं है। यहाँ पे ऐसे लोग चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा एक्सप्रेसिवनेस की कमी है, तो उस कमी की वजह से बहुत लोगों के दिलों की बातें सामने वालों तक पहुँचती ही नहीं वैसी जैसी वो कहना चाहते हैं, या फिर गलत ढंग से पहुँच रही है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस चीज़ पर काम किया जाए, तो फिर मैंने थोड़ा इस पर रिसर्च करना शुरू किया। तो समझ में आया कि 58% लोग अपने पार्टनर में अपना सोलमेट नहीं देखते। ये इंडिया के नंबर्स है। तो ये तो बड़ी क्राइसिस वाली बात है। और अगर उन लोगों के प्रॉब्लम्स हैं और अगर उनके पास कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं है, हर किसी के पास अच्छे दोस्त नहीं होते, हर किसी के पास अच्छे फैमिली मेम्बर्स भी नहीं होते, कुछ के पास होते भी हैं तो वो कितने सेंसिबल हैं रिलेशनशिप वाले मामलों में ये भी नहीं पता। तो वो लोग कहाँ जाएँ, क्योंकि उन लोगों की लाइफ को सबसे बड़े स्केल पे तो जो चीज़ इम्पैक्ट करती है वो रिलेशनशिप है। तो मुझे लगा कि मैं इस एरिया में काम करूँगा, और काम करते करते जब आगे बढ़े तो अब मैंने फिर साइकोलॉजी में एडमिशन लिया, फिर मैंने एमए किया, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ने में मज़ा आ रहा था। फिर मुझे लगा कि रूट प्रॉब्लम क्या है ज़्यादातर प्रॉब्लम्स की रिलेशनशिप के। तो लगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके अभाव में बहुत सारे लोग दिल के अच्छे हैं पर रिलेशनशिप में दुखी हैं, और ना अपने सेंटिमेंट्स को मैनेज कर पाते हैं, ना सामने वाले की ज़रूरतों को समझ पाते हैं, ना इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो ये सारी परेशानियों की वजह से दिक्कतें थी। तो मुझे लगा कि इस एरिया में काम करना है, तो रिलेशनशिप कोच और इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट वाला वहाँ से टैग मिल गया। और मैंने लोगों को पहले 1-on-1 काउंसलिंग से शुरू किया, फिर बाद में वीडियोस बनाने शुरू किए, फिर वेबिनार्स करने शुरू किए, और ऐसे करते करते सिलसिला बढ़ते बढ़ते आज हम 16-17 कंट्रीज़ में लोगों को सर्व कर रहे हैं। पता है, मैंने कुछ टाइम पहले एक चीज़ पढ़ी थी रिलेशनशिप्स को लेके। उसमें वाली चीज़ लिखी हुई थी कि हैप्पी कपल वो नहीं है जो कभी नहीं लड़ते। हैप्पी कपल वो हैं जिनको पता होता है कि लड़ाइयों को रिजॉल्व कैसे करते हैं, राइट। और इससे ये समझ आता है कि लड़ाइयाँ हर किसी में होती हैं। करेक्ट। माँ बाप में होती हैं आपस में, बच्चों में और पेरेंट्स में होती हैं, दोस्तों में होती है, भाई बहनों में होती है, जायज़ सी बात है कि रिलेशनशिप्स में भी होती है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी होती हैं। बट क्योंकि आप एक रिलेशनशिप कोच की तरह काम करते हो, आई एम वेरी क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि आपके एक्सपीरियंस में ज़्यादातर आजकल के टाइम में इंडिया में किस टाइप की प्रॉब्लम्स आप नोटिस करते हो, या फिर किस टाइप के केसेस आपको देखने को मिलते हैं। इनफिडेलिटी के मामले होते हैं सबसे ज़्यादा, है ना। ये केसेस तो होनी है। इसका रीज़न वही है कि आप पिछले 5-10 सालों में जो एकदम से एक्सपोजर मिला है लोगों को, तो लोगों के सेंटिमेंट्स उनसे संभल नहीं रहे। दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं वो लाइफस्टाइल के आते हैं। लाइफस्टाइल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। लोगों को लगता है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में पड़ गए और सब सही चल रहा है तो शादी कर लेंगे तो भी सब सही चल जाएगा। बट शादी इंडिया में 2 लोगों की नहीं होती ना, 2 परिवार उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो फिर उनकी रहन सहन जो है, उनकी एक्सपेक्टेशन जो है फैमिलीज़ की एक दूसरे से, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो ये चीज़ जो है ये बड़े स्केल पे हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती है। तीसरी प्रॉब्लम जो लोगों में आ रही है वो ये कि अब क्योंकि लड़कियां भी काम कर रही है, वो भी बाहर जा रही है, उन्हें भी जॉब करनी है, तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे जब बात होती है ना एक कपल की, तो बहुत सारे लोगों के बीच में एक अनबन है कि पैसे को कैसे खर्च करना है। क्योंकि सपोज आईटी सेक्टर की आप बात करोगे तो 30-40 लाख रुपए के पैकेजेस बहुत आम बात है आजकल। दोनों के ही हैं, मान लो एक कपल है, दोनों का इतना इतना पैकेज है, तो वो पैसा उनकी ज़िंदगी की एकदम हार्ड अर्न मनी है, उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें। ऐसे थोड़ी ना एकदम से, पहले बात अलग थी कि हस्बैंड ने जो कर दिया सही, अब थोड़ी ना ऐसे दे देंगे कि ये लो 40 लाख रुपए, जो करना है कर दो। तो पैसों की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और दिक्कतें होती हैं। तो ये 2-3 कुछ मेजर प्रॉब्लम है जो लोगों में होती है। कोई ऐसा केस जो आपके पास आया जिसने आपका भी पर्सपेक्टिव थोड़ा सा शिफ्ट किया, या फिर आपको सॉर्ट ऑफ इंट्रोड्यूस किया कि अच्छा ये एक न्यू टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल कपल्स फेस कर रहे हैं? बहुत अतरंगी प्रॉब्लम्स आती रहती है, पर 2-3 केसेस बताता हूँ। एक जो सेक्सुअल स्टफ होता है ना, इसको लेकर भी बहुत केओस है कपल्स के बीच में। इसको लेकर भी बहुत बहुत सारी चीज़ें जो होती रहती है। एक टाइम पहले एक व्यक्ति आए थे,
सेक्सुअली बहुत एक्टिव थे वो उनकी शादी में। 52 उनकी एज थी, और वो जब मेरे पास आए तो वही मुझे ये बता रहे थे कि 43 तक आई वॉज वेरी एक्टिव सेक्सुअली अपने पार्टनर के साथ। और एक दिन ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ कि जब वो इंटरकोर्स के दौरान रहे होंगे तो दरवाज़ा शायद बंद नहीं था कुछ, तो उनकी डॉटर जो है भागते हुए अंदर आ गई, छोटी बेटी उनकी, और वो उस व्यक्ति के लिए इतना ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया। तो साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है जिसको एंकरिंग कहते हैं, कि जब भी एक इंसान किसी भी इमोशन को एक्सट्रीम लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहा है और उस समय वो जो भी देख रहा है या उस समय जो भी वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है वो एंकर हो जाती है ना। जैसे आपने देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके अपने आप अच्छा लगता है, क्योंकि आपने कभी एक्सट्रीम लेवल की पीस वहाँ एक्सपीरियंस की है, तो वो पीस वाला एक्सपीरियंस उस व्यू के साथ एंकर हो जाता है। किसी इंसान की शक्ल देखते ही गुस्सा आता है तो काफ़ी सारे हाँ, तो क्योंकि आपने कभी एक्सट्रीम गुस्सा किया होगा और वो सामने होगा, बहस कर रहा होगा, तो उसकी आवाज़, उसका जो फेस है, उसको देखते ही चिढ़ सी मचती है। कोई ट्रैक ऐसा होगा जिसको देखकर हमने कभी किसी को बहुत विजुलाइज किया होगा और खूब ख्यालों में रहे होंगे, और बाद में जब उसके साथ रिलेशन नहीं बनी होगी तो वो ट्रैक सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि प्लीज़ बंद कर दो इसको। तो क्या होता है कि इवन स्मेल और टेस्ट के साथ भी एंकर हो जाती है फीलिंग्स, है ना। तो हमारी फीलिंग्स इस तरह से एंकर हो जाती है जब भी आप किसी भी इवेंट को। इसलिए ये तक भी हम कहते हैं कि अगर आप बहुत एक्सट्रीम गुस्से में हैं, उस समय अपने पार्टनर से ज़्यादा बात करने की कोशिश ना करें तो अच्छा है। कोशिश करें कि जब आप थोड़े काम डाउन रहें तभी ज़्यादा डिस्कस करें, क्योंकि आप बहुत गुस्से में हैं और उसने अगर सामने से फिर से कोई नॉनसेंस बोल दिया तो उसकी आवाज़ और उसकी शक्ल के साथ आपको गुस्से वाली फीलिंग एंकर होगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान सामने आता है और मेरा मूड ऑफ हो जाता है, मुझे इसको चाहिए ही नहीं है मुझे। तो वो जो इंटरकोर्स में वो कपल जब रहा होगा और वो जब उनकी डॉटर इंटर की, तो वो एक्सट्रीम लेवल की एंग्जाइटी उसने उस समय एक्सपीरियंस की उस चीज़ को देखकर। तो अब वो सेक्सुअल सिनेरियो में वो एंग्जाइटी वाली फीलिंग एंकर हो जाना, वो कह रहे थे मुझे कि पिछले 9 साल से एक बार भी हम सेक्सुअली वापस से कनेक्ट हो ही नहीं पाए, है ना। हमने बहुत बार कोशिश की पर वो चीज़ टर्न आउट हुई ही नहीं। और उसका एक ही कारण था कि सर जब भी हम लोग एक रोमांटिक सीन बन रहा है या हम जब भी क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के, तो मुझे वो एंशियसनेस एकदम से हावी होने लगती है, वो एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा कि हम लोगों की रिलेशनशिप से ये चीज़ वैनिश ही हो गई, और इसका इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप में भी पड़ रहा है। हम इतने हैपनिंग, इतना अच्छा कपल थे, उसके बाद से हमारी ज़िंदगी बदल गई। तो ये कैसी बात है ना सारिका, ये दुनिया में कोई किसी को बता भी नहीं सकता कि ऐसा हो गया मेरे साथ। और लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत बड़े तरीके से मतलब चेंज हो जाती है ऐसे कुछ कुछ इवेंट्स हो जाने से। तो इस तरह के मामले हैं जो आते रहते हैं कि वो जो एंकरिंग है, जब तक वो ब्रेक नहीं होगी तब तक उनके बीच में वापस उस तरह का रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होगा। तो बीइंग अ कोच सिर्फ ये नहीं है कि दो लोगों में झगड़े हो रहे हैं तो उन्हें क्या सिखाएं क्या ना सिखाएं, अच्छे से बात करो, अच्छे से रहो, एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो रही है तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करो। कई बार कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जिसको आपको एक साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके ट्रीट करना है कि हाँ इसको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे टैकल किया जाए। तो ये जैसे एक मामला हो गया। इससे पहले कि आप दूसरी स्टोरी पे मूव ऑन करो, मेरा बस एक फॉलोअप क्वेश्चन है। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपने हम लोगों को समझाया एंकरिंग का, तो इसको रूट लेवल पे जाके ये ब्रेक कैसे होती है एंकरिंग? क्योंकि एसोसिएशन अगर दिमाग ने बना ली राइट उस एक्ट से और उस फीलिंग से, तो इसको अल्टीमेटली ब्रेक कैसे किया जा सकता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है ना न्यूरोप्लास्टिक होता है, वो डायनामिक होता है नेचर में, मतलब उसमें स्ट्रक्चर्स चेंज हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ इसको समझाने के लिए। जैसे ये मनगढ़ंत है। जैसे एक व्यक्ति है, उसने उसकी लाइफ में सिर्फ अपनी जॉब ही ठीक से करी है, बहुत सीधा सिंपल सा इंसान है, उसकी इस दुनिया में कोई नहीं है, वही ऑफिस के 4 लोग हैं जो उसको जानते हैं, और 10-12 साल से एक ही कंपनी में एक ही जगह काम कर रहा है, बहुत ऑनेस्ट और बहुत अच्छा व्यक्ति है। कभी कोई चोरी का या कोई उल्टा सीधा कोई मामला ऑफिस में हुआ, उसका जो बॉस जो अभी 6-8 महीने पहले ही नया आया था, उसने उस बॉस ने उसके ऊपर वो एलिगेशन लगा दिया कि तुमने ये गड़बड़ियाँ की है, और उसको गालियाँ भी दी, उस पर हाथ भी उठाया और उसको जॉब से निकाल भी दिया। और वो व्यक्ति जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में वही 4-5 लोग कमाए हैं, उन्हीं के सामने आज वो सबसे ज़्यादा जलील हो रहा है।
तो ये उसकी लाइफ का सबसे काला दिन था। मतलब वो स्थिति में था कि अगर उसका बस चले तो इस बॉस का गला दबा दे, वैसा वाला, कि मुझे मेरी लाइफ का सबसे काला दिन इसने दिखाया है। अब वो घर गया और 2 महीने घर से नहीं निकला। इतना ट्रॉमेटिक था उसके लिए एक्सपीरियंस। उस 2 महीने में उसने डिसाइड किया कि अब मैं जॉब नहीं करूँगा, खुद का कुछ करता हूँ। तो उसने खुद का कुछ शुरू किया। वो धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। तो 2 साल में वो 10 CR के रेवेन्यू तक उसने अपनी कंपनी को पहुँचा दिया। अगले 2 साल में वो 100 CR पहुँचा दिया, और वो अपनी लाइफ के सबसे बड़े फॉरम पे खड़ा है आज। तो सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड वो किसके लिए वहाँ से एक्सप्रेस कर रहा है? आप बताइए, किसके लिए सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आ रहा है उसके मन में उधर खड़े रह के? शायद उसी इंसान वो के लिए बॉस के जिसकी लिए, वजह से जिसने उसको निकाल दिया, है ना। पर वो बॉस को इन 4 सालों में वो मिला भी नहीं दोबारा, और उस बॉस के लिए ग्रैटिट्यूड आ रहा है, जबकि उसने कभी सॉरी भी नहीं कहा, ना कभी उसको देखा। तो एक एक्सपीरियंस जो ब्रेन में इस तरह से रजिस्टर था कि यार मेरा बस चले तो मैं इसका गला दबा दूँ, इसने मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन मुझे दिखाया है। वहाँ से वो सेम एक्सपीरियंस ऐसा कन्वर्ट हो जाना कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन वही था जब उसने मुझे निकाला, और उस व्यक्ति को मैं जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है। ये बदलाव कैसे हुआ, है ना? ये बदलाव ऐसे हुआ कि उसने अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज करना शुरू किया। इससे आप ये भी सीख सकते हैं कि मतलब जो लोग भी देख रहे होंगे कि जो ट्रॉमा होते हैं ना बचपन के या कभी कभी पुराने रिलेशनशिप्स के, वो भी ऐसे ही होते हैं कि वो ट्रॉमा रजिस्टर तो हो गया है ब्रेन में, बट उसके बाद उस ट्रॉमा को लेकर आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। जैसे इस व्यक्ति ने जब अपनी कंपनी जिस दिन बनाई होगी उस दिन बोला होगा यार अच्छा ही हुआ उसने निकाल दिया यार। फिर जब पहला एम्प्लॉय हायर किया होगा उसने बोला अच्छा ही हुआ यार। पहला 1 CR टच किया होगा तब भी, तो उसने कॉन्स्टेंटली अपने आप को ये बात बोली कि अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ। तो धीरे धीरे उसके ब्रेन ने उस एक्सपीरियंस को वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया एक्सपीरियंस का। तो पास्ट कभी नहीं बदलता, लोग बोलते पास्ट नहीं बदलता, बट पास्ट जिस तरह से आपके ब्रेन में रजिस्टर है वो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है ना। तो ये इसमें सबसे बड़ा टूल होता है कि आप अपने आप को इन्फॉर्मेशन क्या देते हो, है ना। जैसे लोग ये भी बोलते हैं कि फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप होने में टाइम लगता है ना। फीलिंग्स डेवलप होने में टाइम नहीं लगता है। आप जिस व्यक्ति को खूब प्यार करते हो उसको अगर आप किसी के साथ मेकआउट करते हुए देख लो तो 1 सेकंड में नफरत हो जाएगी इंस्टेंटली, है ना। तो कोई टाइम नहीं लगा फीलिंग चेंज होने में। इट जस्ट कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो कितनी स्ट्रांग है, आई थिंक कितनी जल्दी आपने प्रोसेस कर ली वो। हाँ, तो वो कितनी स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करेगा कि फीलिंग्स कितनी रहेगी। तो फीलिंग्स भी जो है ना चेंज हो जाती है, तो ये एक्सपीरियंसेस भी चेंज हो सकते हैं। उसके बारे में हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन्फॉर्मेशन कैन चेंज फीलिंग्स, इन्फॉर्मेशन कैन मैनिपुलेट फीलिंग्स। ये एक थंब रूल है, ये लोगों को याद नहीं रहता। लोग फीलिंग्स के भरोसे अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं, जैसे कि फीलिंग्स ज़िंदगी भर रहने वाली थी उनके साथ। फीलिंग्स से ज़्यादा टेम्परेरी चीज़ कुछ होती ही नहीं है। फीलिंग्स ऐसे चेंज हो जाती है लोगों की अगर इन्फॉर्मेशन बदल दी जाए। जिस इंसान को आप खूब प्यार कर रहे हो जाकर कोई कह दे उसको कि अरे ये तो ऐसा है वैसा है, तो इनका प्यार डगमगा जाएगा, है ना। तो वो जो कपल जिसकी हम बात कर रहे थे उनको एंकरिंग ब्रेक करनी है तो सबसे पहले तो उनको अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी जो उस दिन की थी, है ना। उनको उस इवेंट के बारे में कॉन्स्टेंटली नेगेटिव बोलना बंद करना पड़ेगा कि यार वो तो बहुत ही बुरा हुआ, वो तो गंदा हुआ, वो तो मुझे ज़िंदगी भर भूल नहीं पाऊँगा, वो तो नहीं होना चाहिए था, उसको मैं कैसे भूलूँ। ये सब बोलना उसको बंद करना पड़ेगा पहले तो। दूसरा, एंकरिंग होती है उसमें पूरा इकोसिस्टम इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा मैंने कहा ना कि किसी जगह को देखकर भी आपको अच्छा फील हो जाता है, तो उन्हें अगर सेक्सुअली इन्वॉल्व होना एक दूसरे के साथ तो उन्हें उस रूम को भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। उन्हें उस लाइटिंग को भी चेंज कर देना चाहिए, उन्होंने इस बेडशीट को भी बदल देना चाहिए, उन्होंने थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए, उन्होंने उस घर की एनर्जी को चेंज करना चाहिए, और कंसिस्टेंटली उनको ट्राई करते रहना चाहिए और अपनी इन्फॉर्मेशन को भी बदलना चाहिए, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो दूसरा पार्टनर है उसको थोड़ा सा कोऑपरेट करते रहना चाहिए इसके साथ। तो कुछ ही दिनों में वो वापस ट्रैक पे आ सकती कहानी। पर उसी रूम में, उसी इकोसिस्टम में, उसी लाइट में, उसी बेड पर वो जब भी जाएगा उसके दिमाग में वही एक्सपीरियंस ट्रिगर होगा, और वहाँ पे रहकर वो एंग्जाइटी उसकी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। इसलिए कहते हैं कि आप देखना, आप जिस दिन ओवर थिंक कर रहे हो आप घर के एक फ़िक्स किसी कोने में जाके बैठते होंगे। एक फ़िक्स जगह होती है कि जिस समय भी अच्छा नहीं लगता है यहाँ आके बैठ जाते हैं, या जिस समय भी ओवर थिंकिंग हो रही वहाँ पर हो रही। इनफैक्ट आपके बैठने का स्टाइल भी सेम होता होगा,
आप लेटे हैं तो आप सिकुड़ के लेटेंगे, कभी भी ऐसे फैल के लेटा हुआ इंसान ओवर थिंकिंग नहीं करता है ना। यानी हमारी बॉडी पॉस्चर के साथ भी हमारी फीलिंग्स का एसोसिएशन होता है। मैं ऐसे बैठ के बात नहीं कर सकता अगर मैं डरा हुआ हूँ तो इमोशंस जो होते हैं ना वो हमारे पॉस्चर तक के साथ एसोसिएट होते हैं। तो हर उस चीज़ को चेंज किया जा सकता है जो आपको इमोशनली ट्रबल में डाल रही है। वो एसोसिएशंस को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, एंकरिंग वाली। जो इमोशन उन्होंने तब एक्सपीरियंस किया था, चाहे वो फियर हो चाहे वो कुछ भी हो, तो वो उन चीज़ों से अटैच हो जाता है। तो वैसे ही है, ये हर जगह पर ही होता है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है ना तो आपको उस समय अपने लव्ड वन से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों के आइडियाज़ ही अलग रहते हैं कि नहीं अभी बात करो, अभी रिजॉल्व करो इधर ही। बट कितनी बार ऐसे होता है ना कि गुस्सा कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट महसूस होता है, कि उस मोमेंट में आपको लगता है कि शायद आपके लिए अच्छा होगा फटना, अदरवाइज़ अगर आपने एक बार ही सप्रेस कर दिया तो फिर वो एक ही साथ जाके बाद में फटेगा। तो देखना आपकी, ऐसा बोलते हैं रिसर्चेस ऐसा बताती कि 90% जो हायर अथॉरिटीज़ होती है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़ी पोजीशन पे लोग काम करते हैं, 90% केसेस में उनका IQ से ज़्यादा EQ हाई होता है, इसीलिए प्रमोट भी होते हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन उस व्यक्ति का जो स्किल्ड बहुत है, पर आप देखोगे कि उसकी जगह किसी और को प्रमोशन मिल गया, क्योंकि स्किल्ड नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो टीम को संभालना जानता है, जो लोगों के सेंटिमेंट संभालना जानता है, जो अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल करना जानता है। तो जितनी आप पॉलिटिशियंस को देख लीजिए, बिजनेस के लोगों को देख लीजिए, किसी भी सिचुएशन में आपको क्या कहने का मन कर रहा है और आपको नहीं कहना है ये आपको पता है, और आप रोक पाते हो तो ही आप वहाँ हो सकते हो, अदरवाइज़ आप कभी पहुँचते ही नहीं वहाँ। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का ही मामला है कि अगर गुस्सा आ रहा है और कहे बिना नहीं रहा जा रहा, तो इस केस में सिर्फ सामने वाला गलत नहीं है, इस केस में हम भी इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं। तो वो मामला रिजॉल्व हो भी जाए तो भी हमें ये समझ लेना चाहिए कि मुझे अपने आप के सेंटिमेंट्स पे काम करने की ज़रूरत है, मतलब मैं रेगुलेट नहीं कर पाता हूँ उसको ठीक से। तो ऐसे लोग करियर में भी ज़्यादा एक्सेल नहीं करते। इनफैक्ट मैं रिसेंटली अभी किसी CEO का कोई पॉडकास्ट देख रही थी, तो उन्होंने, आप मानोगे नहीं कि उनको ये चीज़ याद थी अपने फिंगर टिप्स पे कि वो लाइफ में हाउ मेनी टाइम्स ही हैज़ लॉस्ट हिज स्कूल। उनको ये चीज़ याद थी कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ पे कितनी बार गुस्सा हुए हैं अपने 40 साल के करियर में, एंड वो नंबर था 18। और उन्होंने बोला कि मेरे को ये नंबर भी इसलिए याद है बिकॉज मेरे को इस नंबर से भी शर्म आती है कि यार 18 बार भी शायद मेरे को अपना आपा नहीं खोना चाहिए था उस सिचुएशन में, बिकॉज ओवरऑल मेरे कंपनी के एनवायरनमेंट के लिए, मेरे कंपनी के वेलबींग के लिए, और जो मैं एक कल्चर वहाँ पे चाहता हूँ प्रमोट करना, उस सब चीज़ों के लिए वो चीज़ गलत थी। तो वो मेरे को 18 नंबर इसलिए याद है क्योंकि मैं उसको 18 को 19 नहीं करना चाहता। सो यू राइट कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है बिजनेस एस्पेक्ट में भी। कहीं पर भी। और इमोशनली स्मार्ट होता है ना इंसान, तो वो डिकोड भी करता है लोगों के बिहेवियर। वो बहुत जल्दी समझ जाएगा कि आप देखो ना ऐसा कैसे हो जाता है कि 20-25 साल से आप इस इंसान के साथ मैरिड हो और आज भी आप उसी बात के लिए झगड़ते हो जो बात पिछले 10-15 साल से हो रही है। तो क्या आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है? आपको पता है कि ये चीज़ कभी रिजॉल्व नहीं हुई, तो आज क्या होप है आपको कि आज फिर से लड़ रहे हो इस पर? तो लोग सोच भी नहीं पाते, मतलब वो जो सेल्फ अवेयरनेस होती है ना कि यार मैं पिछले 10 साल से कर क्या रहा हूँ, मतलब चलो इसके अंदर ये प्रॉब्लम है भी, तो इस बात के लिए हम दोनों अपने आप को कितनी सज़ा दे देंगे या मैं खुद को कितना दे दूंगा। तो सेल्फ अवेयरनेस भी नहीं है। क्या इमोशन, कई सारे लोग मैं एक सेमिनार कर रहा था एक जगह पर, तो एक वो कॉलेज के फैकल्टी खड़े होकर पूछ रहे हैं कि सर ओवर थिंकिंग को कैसे ठीक करना है। तो मैंने कहा कि आपकी एज क्या है? तो बोलती 46। तो मैंने कहा कि आप ज़िंदगी का 2/3 हिस्सा जी चुके हो और आप ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन ही पूछ रहे हो अभी तक। मतलब आपको आज तक किसी ने बताया नहीं। मतलब ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है पता है? सब बताया भी होगा, पूछा भी होगा, ढूंढा होगा, गूगल भी किया होगा, करते नहीं है लोग सॉल्यूशन पे काम। वो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन सुन लेंगे, उस समय डोपामिन स्पाइक आ जाएगा कि चलो कुछ सीख के आए हैं, पर करते नहीं लोग। तो प्रॉब्लम्स बड़ी बड़ी नहीं होती लोगों के साथ। प्रॉब्लम ऐसी है जो रिजॉल्व हो सकती है। उस प्रॉब्लम पे अगर महीना 2 महीना बैठ के काम करना पड़ेगा तो वो नहीं करते लोग। लोगों में डिसिप्लिन नहीं है। तो आधे लोगों की ज़िंदगी तो इसलिए कठिन है क्योंकि वो इतने सेल्फ अवेयर ही नहीं है कि मैं किस प्रॉब्लम के साथ ज़िंदगी भर से जी रहा हूँ।
क्या वो वर्थ इट है भी उसके साथ इतना करना, या उसको ठीक कर लिया जाए? कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेशनशिप में जिनको फिक्स किया जा सकता है, बट आई एम श्योर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती होंगी जिनको फिक्स शायद नहीं किया जा सकता। हाँ, तो ऐसे भी कुछ केसेस आए होंगे आपके बहुत पास? सारे ऐसे मामले होते हैं। अब जैसे किसी को कोई अल्कोहलिक, अब कुछ केसेस कैसे होते हैं शादी का कि वाइफ ने कह दिया कि नहीं मुझे तो अल्कोहल चाहिए ही नहीं, ये तो आपको बंद करना पड़ेगा, और सामने वाला जो कह रहा है यार मुझसे छूट ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं कि मैं बंद नहीं करना चाहता, नहीं होता है। अब क्या करें फिर इसमें? ये तो इनकी तो ज़िंदगी निकल जाएगी। अब इसलिए मैं अक्सर ऐसा भी बोलता हूँ कि ये सिर्फ कहने में अच्छी लगती है बात कि अगर दुनिया में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो सॉल्यूशन भी करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई सारी प्रॉब्लम्स के साथ जीना ही सीखना होता है। आप जीना सीख जाइए, क्योंकि हमारे अंदर अडेप्टेबिलिटी बहुत तगड़ी है हम लोग के अंदर। मतलब इंसान को आप 0 डिग्री आप -20 डिग्री पे लेके चले जाओ, +50 डिग्री पे लेके चले जाओ सेल्सियस पर, वहाँ सर्वाइव कर लेगा। आप दुनिया के किसी ऐसे देश में उसको छोड़ दो जहाँ का ना खाना उसे समझ में आता है, ना लोग, ना लैंग्वेज, ना कुछ, 2-5 साल वहाँ रहेगा तो वहाँ रहना सीख जाएगा। मतलब ऐसे लोग जो अच्छी जगह को देखकर भी मुंह बना लेंगे कि यार यहाँ तो मैं कैसे रहूँगा, और उनको अगर जेल जाना पड़ जाए तो वो सुसाइड तो नहीं करते अंदर जाके, मतलब वहाँ पे भी रहना तो सीख जाते हैं। तो ईश्वर ने हमको ना बहुत कैपेबल बनाया है, हम बहुत अडेप्टेबल हैं। इट्स जस्ट आवर रिजिडनेस कि हम ठान लेते हैं कि तेरी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा कुछ भी हो जाए। जस्ट वो रेजिस्टेंस हम खुद ही क्रिएट करते हैं कि ये तो मुझे नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि मैं चला नहीं सकता था, वो हम ठान लेते हैं और वो ज़िद के साथ फिर हम ज़िंदगी जी रहे हैं, वैसा है। तो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को या अपनी ज़िंदगी को खुद ही कठिन बनाते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बट शायद कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती होंगी जिनके साथ अडेप्ट नहीं करना चाहिए, जो लायक नहीं है शायद, उनके साथ अपनी ज़िंदगी काटना। हाँ, बट ये भी तो एक सॉल्यूशन है ना कि आपके पास ऑप्शन है वहाँ से निकलने का, तो निकल जाओ। बिल्कुल। पर मैंने जो बोला ना कि इंडिया बहुत डाइवर्सिफाइड है। इंडिया जैसे यूएस में मान लो जो एकदम एक लेवल ये है और एक ये है, ये गैप है जो यूएस वालों को तय करनी है। इंडिया में एक गैप ऐसी है कि एक तबका ऐसा है जिसको आप देखोगे तो ऐसा लगेगा यार ये लोग कब इवॉल्व होंगे, इनको तो आज भी 50 साल चाहिए। और एक तबका ऐसा है जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि इतने कितने भाग रहे हैं, है ना। तो वो जो गैप है ना, वो गैप बहुत बड़ा है। इसलिए हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट भी कुछ करती है तो इनको लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, और अगर ये इनके लिए कुछ कर दे तो इनको लगता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो दुनिया में कैसी भी गवर्नमेंट हमारे देश में बन जाएगी, समाज के अंदर हमेशा उस गवर्नमेंट को लेकर एक बैकलैश बना ही रहेगा हमेशा। कोई भी आके कुछ भी कर दे। तो कैसा होता है कि बहुत बड़ा हिस्सा सोसाइटी में ऐसा है जिनके पास रीमैरी का ऑप्शन नहीं है आज भी, जिनके पास डिवोर्स का ऑप्शन नहीं है, जो सेल्फ मेड भी नहीं है, जिनके पास जो वर्किंग नहीं है, जिनके पास कुछ कमा के खाने का नहीं है। तो उन्हें जैसा भी रखा जाएगा ना, उनको वैसे ही रहना है। तो उनको जो लोग उनके साथ, और मैं आपको एक बड़ी आयरॉनिकल बात बताता हूँ कि या तो ये उन लोगों के साथ है जो 40s में है, जो फीमेल्स और एक ऐसी फैमिली से आती है जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है और कुछ कमाती भी नहीं, हस्बैंड की आदतें भी अच्छी नहीं, उसको झेलना, या तो वहाँ पर है, या फिर एकदम एलिट क्लास में है। क्योंकि एलिट क्लास की प्रॉब्लम ये है कि आप कितना भी वुमेन एम्पावरमेंट की बातें कर लो इंडिया में, एलिट क्लास में भी नहीं करती लड़कियां जॉब, या नहीं करती काम अपना, कोई बिजनेस नहीं उनका। उनकी बहुत ज़्यादा उनको खूब सारा पैसा दे दिया जाता है, जाओ किटी पार्टीज करो, जाओ फ्रेंड्स बनाओ, घूमो फिरो, चीज़ें करो। इतना बड़ा बिजनेस है तो एक छोटा सा विंग इसको दे दिया है कि ये संभालो, और मतलब उसे समझा दिया जाता है और वो समझ भी जाती हैं। और वहाँ पे हस्बैंड जो है कुछ भी कर रहा है, ठीक है। अभी रिसेंटली एक केस आया था कि वियतनाम में एक गर्लफ्रेंड बना ली है, तो वो उसकी ऑडेसिटी देखो कि वाइफ को कह रहा है कि यार मैं सिर्फ 4 बार जाऊँगा साल में, तो मुझे रोकना मत उसके पास, है ना। अब उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि उनकी गर्लफ्रेंड है और वो उनके पास साल में 4 बार जाएंगे। गर्लफ्रेंड है ये, उसकी डॉटर ने चैट्स देख ली और फिर मम्मी को बताया, मम्मी देखो ये क्या चल रहा है पापा का, वैसा। तो अब वो रो रही है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, शी इज़ 43, कहीं नहीं जा सकती। कहीं भी जाना है तो ये पूरा एम्पायर छोड़ के जाना है, खुद का कुछ है नहीं, कोई जॉब नहीं है, कोई करियर नहीं है, और इस उम्र में कहाँ वापस से शादी, क्योंकि कंफर्टेबल ज़िंदगी तो उसको मिल ही रही है,
सिर्फ ये है कि हस्बैंड से इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी। अब इस प्रॉब्लम का क्या करें? तो क्या किया आपने? अगर हस्बैंड विलिंग नहीं है कि ये सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है ना, हस्बैंड नहीं आया मेरे पास, उसको नहीं कुछ ठीक करना, जो है वो है। वाइफ को नेविगेट करना है, तो या तो वो उस मैरिज से बाहर निकल जाए या उस प्रॉब्लम के साथ जीना सीख जाए। अब जीना जब सीखेगी ना, तो उसको बहुत सारा इमोशनल टर्बुलेंस फेस करना पड़ेगा, उसमें हम मदद करेंगे उसको। किसी का मान लो ब्रेकअप हो गया है, तो मैं तो जाऊंगा नहीं उसकी गर्लफ्रेंड से बात करने की भाई मान जाए यार बहुत परेशान है ऐसा। उसको हम लोग एम्पावर करते हैं कि वो उस सिचुएशन को कैसे टैकल करे, उसका एटीट्यूड क्या रहे। इफ यू कैरी द राइट एटीट्यूड, एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। राइट। तो लोगों के पास वो अप्रोच नहीं है, तो वो देने में मदद करते हैं उनको, बीइंग अ कोच। पता है ये चीज़ें सुनने में आती हैं कि काफ़ी सारे बॉलीवुड कपल्स के बीच में भी ऐसे सिमिलर सिचुएशंस होती हैं, या फिर जैसे ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट, अगर रेडिट जैसे फोरम्स पे जाओ तो वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी थ्रेड्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, जहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस होती हैं कि बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस डेली बेसिस पे उनकी मैरिज बस दिखाने के लिए एक कन्वेंशनल मैरिज होती है, बट बिहाइंड क्लोज डोर्स उनका भी बहुत अलग सिस्टम चल रहा हाँ है ना, होता है। हमारे पास बॉलीवुड के भी क्लाइंट है मेरे, बॉलीवुड में क्लाइंट्स हैं, पॉलिटिक्स में है, तो अगर बिना नाम एथलीट्स लिए हैं। आपको उनकी कुछ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हमें आज डिस्कस करनी हो। सबसे मेजर प्रॉब्लम तो उन लोगों में यही होती है कि वहाँ पे ना लिबर्टी का बहुत बड़ा कीड़ा है। लिबर्टी कि कुछ भी करने दिया जाए, ऐसा कुछ भी करने से रोका ना जाए। पर वो जो सारे लोग जिनको हम देख के ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे कि यार कितने कूल है, उन लोगों के अंदर भी वो इनसिक्योरिटीज़ उतनी ही भरी पड़ी हैं जितनी एक आम आदमी में होती है। कि ये पार्टीज़ में वहाँ जाती है, ये करती है, वो करती है, ऐसा वैसा, और मुझे ये सब चलता नहीं है, मना भी नहीं कर सकते, काम भी ऐसा ही है, तो अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। उसको जाकर कहेंगे और उसको छोड़ देंगे, कोई और से बनाएंगे, तो वो भी तो उसी इंडस्ट्री की वहीं की है। तो बॉलीवुड में आप देखना ज़्यादातर लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि जिन्होंने शादी इस इंडस्ट्री के बाहर की है ना, क्योंकि वो इंडस्ट्री की जो लाइफस्टाइल है उन लोगों की, वो उतनी हैपनिंग नहीं है उनके हिसाब से। हैपनिंग है मतलब कि उसमें चिल तो कर रहे हैं वो लोग, बट अगर वाइफ भी वही करेगी और वो जिस तरह से रहन सहन उन लोगों का है, वो मुझे चलेगा नहीं ऐसा। तो बड़ा फ़र्क है। कुछ अच्छे कपल्स भी होते हैं। मैं अभी शक्ति अरोरा से मिला था, वो टीवी पर उसने बहुत काम किया है। तो वो और उसकी वाइफ नेहा, वो पिछले 10-12 सालों से साथ में है, शादी को 6 साल हो गए। बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा कपल है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं, या पर बहुत रेयर है ऐसे लोग यार, बहुत रेयर है। आई थिंक टेम्पटेशन के आगे मन फिसल जाता है बहुत सारे लोगों का। हाँ, वो फिसल भी जाता है, और उन लोगों को उनकी मेंटल हेल्थ के इश्यूज वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। मतलब खुद के इमोशंस नहीं संभाल पा रहे हैं, या फिर जो चीज़ें सामने चल रही है वो देखी नहीं जा रही है, बट उसे बंद भी नहीं कर सकते। वैसे जैसे हर रिलेशनशिप में ना कुछ कोर प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट? और अगर मैं उन कोर के पीछे का आपसे अंडरस्टैंडिंग या फिर रीज़न पूछने की कोशिश करूं, तो कुछ इमोशंस हैं जो एक रिलेशनशिप में बाहर आते हैं, चाहे वो इनसिक्योरिटी हो, चाहे वो एक टाइप ऑफ इमोशनल एंजाइटी हो, या फिर जेलसी हो। इस सब के पीछे का कोर रीज़न आपको क्या लगता है कि क्या होता है? मुझे ऐसा लगता है कि ऑनरशिप जो होती है ना किसी चीज़ की, वो सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब ऑनरशिप, आप किसी इंसान को प्यार भी कर लो तो आपको तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं आता जब तक ये ना हो जाए कि हाँ वो मेरा ही है। जब तक आप उसको वो लेबल ना कर दो कि वो मेरा है ना। इसलिए लोग जब किसी से बात भी कर रहे हैं, उनके बीच में बातचीत बहुत अच्छी भी है, तो भी उनके बीच में रहता है कि नहीं मैं प्रपोज करूँगा और तू हाँ कर, वो चीज़ हो, मतलब एक ऑनरशिप आ जाए। तो इस बात की ऑनरशिप की ये मेरी वाइफ है, और अब जब ये मेरी ना सुने, या अब जब ये किसी और को ज़्यादा फुटेज दे दे, तो वो ऑनरशिप खतरे में है। वो एक सेंस ऑफ ऑनरशिप जो है ना, वो लोगों को बहुत प्राउड वाली फीलिंग देता है कि शी इज़ माइन, ही इज़ माइन। और बच्चों के केस में भी है। आप बच्चों को लेकर देखिए कि पेरेंट्स कैसे ऑनरशिप लेते हैं अगर उनके बच्चे अच्छे हैं तो, कि हमारा बेटा है।
ऊपर ना बड़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे आपने ऐसे भी बहुत मामले सुने होंगे कि रिलेशनशिप फेल हो गया तो ये आजकल के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बोलते हैं ऐसा कि भाई प्यार व्यार में नहीं पड़ना है यार, बड़ी बुरी चीज़ है, प्यार तो करना ही नहीं, इससे बेकार कोई चीज़ नहीं है। बहुत प्यार कैसे बुरा हो सकता है? तो ये तो ईश्वर की जिस दिन स्पेशल नियामत हो जाएगी आपके ऊपर, उस दिन होगा आपको, या उस दिन आपको कोई प्यार करने वाला मिलेगा। लोगों को तो मिलता भी नहीं है, तो वो कैसे बुरा हो सकता है? जैसे हैप्पीनेस कैसे बुरी हो सकती है? हैप्पीनेस इज़ एन इमोशन, लव भी इमोशन है। लव वाले इमोशन को तो हैप्पीनेस के ऊपर रेट किया जाता है, इवन अपन इतने इतिहास में हमने जितना देखा, क्योंकि उसमें समर्पण की बातें हैं, त्याग की बातें हैं। तो लोग सेल्फिशनेस को लव से कंफ्यूज करते हैं पहले, और सेल्फिशनेस को ठीक करने की जगह लव को बुरा बना देते हैं, और वो अपनी लाइफ कितना बड़ा डिसीजन ले लेते हैं कि अब मुझे शादी नहीं करनी, अब मुझे रिलेशनशिप में नहीं पड़ना। तो दैट इज़ अगेन अ मैटर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस कि मैं बोल क्या रहा हूँ और असल बात क्या थी, वैसा। राइट। मैं अभी ना कुछ टाइम पहले किसी से बात कर रही थी, तो मेरी वो फ्रेंड अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रही थी मेरे से, और वो ये डिस्कस कर रही थी कि कहीं ना कहीं उनका एक रूट कॉज उनके बॉयफ्रेंड से लड़ाई का रहता है कि उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होता है रिलेशनशिप में। तो बहुत नॉर्मल सा मेरा क्वेश्चन था उनके लिए कि क्या ये एक लॉयल्टी इशू है? तो उन्होंने आगे से मेरे को बोला कि नहीं, मुझे पता है कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा लॉयल है, फिर भी वो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है। और ऑनेस्टली मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक इंसान शायद एक रिलेशनशिप में आपसे सिर्फ लॉयल हो सकता है, ये काम उसका है, बट उसको हर दिन सिक्योर फील करवाना शायद उसका काम नहीं है और ना होना चाहिए। पर ये वही तो बात है जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में कही थी कि जब 10 में से एक मामला ख़राब था तब कोई ये रीएश्योरेंस नहीं लेने जा रहा था बार बार। अब जब 6 केसेस ख़राब हैं तो उसे पता तो है कि हमारा सब अच्छा है, पर एक डर भी है कि कल को ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो रिलेशनशिप में रीएश्योरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इवन आप प्यार भी करते हो ना किसी को, तो भी आपको कॉन्स्टेंटली आई लव यू उसको कहते रहना होता है। ऐसे लोग नहीं देखे आपने जो कहते हैं कि अब बोलना क्या है, वो तो है ही ना। हाँ, इनफैक्ट तो सामने वाला इरिटेट हो जाता है कि यार हद है यार, मतलब तुझे ऐसा कौन सा जोर आ रहा है बोलने में। हाँ। तो सामने वाले को ऐसी कौन सी जिद है कि उसको सुनना ही है। रीएश्योरेंस मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि सब सही है, ये ह्यूमन नीड है, तो ये रहती है। बट किस लेवल पे रीअश्योरेंस सीख करना टॉक्सिक हो जाता है? मतलब क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, और मैं इसको अगेन मैं जेंडर्ड इशू बनाना नहीं चाहती, बट क्योंकि मैंने अपने अंदर या फिर मैंने अपने आसपास की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स के अंदर ये चीज़ नोटिस करी है कि कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप्स में लड़के से ज़्यादा लड़की को एक रीअश्योरेंस चाहिए होती है, राइट? और लड़के का होता है कि यार मैं करता तो हूँ प्यार, मैंने कर तो ली, तो तेरे से शादी कर ली, या फिर वी हैव चिल्ड्रन टुगेदर, या फिर मैं इतनी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हूँ, मेरे लिए वो है कमिटमेंट, तो मैं उस चीज़ की रीअश्योरेंस कितनी बार दूंगा? तो किस लेवल पे मांगना ठीक है और किस पॉइंट के बाद? रीएश्योरेंस फीमेल्स ज़्यादा मांगती थी और आगे भी ज़्यादा मांगेगी। ऐसा कहते हैं कि रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा कंसर्न, मेरे पास 70% क्लाइंट्स फीमेल्स होती हैं, और आप किसी फीमेल कोच को भी पूछ लोगे तो उसके पास भी 70% फीमेल्स ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मेल हूँ तो ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि फीमेल ज़्यादा कंसर्न होती है कि हमारा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो उसको ठीक करें किसी तरह से। ऐसा बोलते हैं कि आपका एक मेल अगर अपने काम से खुश नहीं है तो वो अपने रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर पाएगा, हाँ। और एक फीमेल अगर अपने रिलेशनशिप से खुश नहीं है तो वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएगी। तो आपको प्रायोरिटीज़ दिख जाएगी इसमें कि उसके लिए रिलेशनशिप अगर गड़बड़ है ना तो उसकी पूरी ज़िंदगी हिली हुई है। और मेल्स के केस में कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप डिस्टर्ब है तो वो रिलेशनशिप को एक ही तरफ कर देते हैं और अपनी लाइफ जी रहे होते हैं कि वो जैसा चल रहा है चलने दो। तो ये दो अलग हॉरिजोन है, इसलिए फीमेल्स हमेशा ज़्यादा रीएश्योरेंस और ज़्यादा कंसर्न रहेगी, ज़्यादा बातें करेगी। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी लेवल तक जा सकती है। ये मतलब मुझ में जितना रीएश्योरेंस देने की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर मेरे पार्टनर ने मांगना शुरू किया तो मेरे लिए वो टॉक्सिक हो जाएगा। तो ये काफ़ी हद तक मेरे ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसी को आई लव यू बोलने में ही ज़ोर आ रहा है। और एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी कभी इस तरह के नोट्स छोड़ जाता है घर में कुछ लिख के, तो उसकी वाइफ थोड़ी ना उससे रीएश्योरेंस के लिए ज़्यादा जिद करेगी, पर जो बोलता ही नहीं है वो तो कहेगी।
तो थोड़ा रीएश्योरेंस तो चाहिए ही सही। I think कुछ वो तो ऐसी balance- चीज़ें हों, हाँ कुछ तो ऐसी चीज़ें हों जो सामने वाले को एहसास करा दे, वैसा ये इम्पोर्टेंट है। Right. लव जो रहेगा ना वो तो टॉक्सिक होते चले जाएगा दिन ब दिन। प्यार वाला जो इमोशन है ना, इसको लेके कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला आगे चलकर भी, क्योंकि उस इमोशन की जो अपने आप की जो ज़रूरत है ना, वो ज़रूरतें ही इतनी ऐसी हैं कि लोगों में वो देने की ताकत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मुझसे किसी ने, मैं घर गया रात में, मम्मी की तबीयत ख़राब है, वो सो गई थी, फिर भी वो उठी, दरवाजे की आवाज़ आई और वो उठी, और मैं कह रहा हूँ कि तबीयत ठीक नहीं है तो सोए रहो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बोलती नहीं कुछ नहीं। तो उन्होंने खाना गर्म किया, मुझे दिया और फिर जाके सो गई। तो क्या मैं इतना छोटा हूँ कि मैं वो नहीं कर सकता था? उन्हें क्या ज़रूरत थी उठने की? वो तो आराम भी कर सकती थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। पर उन्होंने अपना कंफर्ट इसलिए छोड़ा क्योंकि शायद उन्हें ही ये फीलिंग आती कि मैंने उसको गर्म खाना नहीं दिया, उन्हें ही ये अच्छा नहीं लगता। अब जब उन्होंने खुद को डिस्कम्फर्ट में डाला है, वो सेक्रीफाइस किया है अपना आराम, परेशान भी हुई है, गर्म रोटी बना के दे दी है और अब जाके सो गई हैं वो, तो शायद अब वो ज़्यादा संतुष्ट है। Satisfaction है। हाँ, सेटिस्फैक्शन है कि वो गर्म खाना ही खा रहा है। तो जब आप सेक्रीफाइस करते हो, सेक्रीफाइस के बाद भी ये वाली सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है कि जब मैं अपने हक की कोई चीज़ किसी को दूं और मुझे लगता है कि जब उसने वो चीज़ कंज्यूम कर ली तो मुझे लग रहा है कि हाँ अभी अच्छा हुआ है, तो इसको प्यार कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि लव इज़ सबमिशन एंड लाइक त्याग और समर्पण वाली जो बात करते हैं, सेक्रीफाइस वाली, तो वो ये है कि जब वो करके ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो प्यार है। अब ये बात तो अपने आप में बहुत गहरी है। आप किसी रिलेशनशिप में पड़े, आपको प्यार हो गया है, ये एकदम क्लेम हो चुका है पहले एक वीक में ही कि आई लव यू और आई लव यू टू और सब हो गया। अब बात ये हो गई है कि मैं कल तुझे मैसेज कर रहा था, वेट कर रहा था, और तेरा रिप्लाई नहीं आया, और उसने कह दिया यार मुझे नींद लग गई थी, और ये इस बात पे लड़ ली है। तो इंस्टेड तो इसको ऐसा लगना चाहिए कि इट्स गुड, मतलब अगर तू सो रहा था ना तो फिर तो कोई बात ही नहीं, मतलब अच्छा ही है, तो आराम कर। पर अगर लड़ाई इस बात पे है कि यार मैं पागल हूँ जो बैठा हुआ था और तेरा वेट ही कर रहे थे और 3 घंटे लग गए और ये वो, तो अब यहाँ पे वो चीज़ें दिख ही नहीं रही, वो रिफ्लेक्शन आएगी नहीं। ये इट्स अ बिजनेस कि मैं तेरे लिए ये कर रहा था, तूने क्या किया। ट्रांजैक्शनल हो चुका है, ट्रांजैक्शनल हो चुका है पूरा, और उसमें कहीं पर भी फ़ायदे नुकसान, ऐसा लगता है कि मैं जितना दे रहा हूँ उतना नहीं मिल रहा है, तो इंसान विड्रॉ कर लेता है एफर्ट सीधा। वो ये नहीं सोचता है कि मिले या ना मिले मुझे तो करना ही है, वैसा इंटेंट नहीं होता है। तो रिलेशनशिप में देने का एटीट्यूड जो है ना वो लोगों का नहीं होता। ऐसे कितने ही केसेस मैंने देखे हैं कि मान लीजिए 0 to 100 के स्केल पे मैं अपने रिलेशनशिप में 50 दे रहा हूँ और मुझे रिटर्न में 30 ही मिल रहा है, तो अब मैं 100 जाने की सोच ही नहीं रहा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं 50 भी क्यों दे रहा हूँ, तो या तो मैं 30 आके रुकूंगा या 0 पे आके रुकूंगा। मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं एफर्ट्स क्यों डालूँ। मैं ये नहीं सोच रहा कि अगर मैं 100 चला जाऊँ तो हो सकता है ये 30 भी 60 तक आ जाए, है ना। और अगेन नॉट जस्ट इन रिलेशनशिप, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी ज़िंदगी में बड़े सपने हैं कि मुझे 5 लाख रुपए महीने का आदमी बनना है या मुझे BMW खरीदनी है खुद की, और आज हालत अच्छी नहीं है तो 1 लाख की भी जॉब करनी पड़ रही है। वो जानता है कि मेरी वर्थ 1 लाख नहीं, मेरी वर्थ ज़्यादा है, पर मेरी ज़रूरत मार्केट में शायद आज नहीं है किसी को, तो मुझे 1 लाख की जॉब करनी है। तो अगर इस इंसान का एंड रिज़ल्ट जो एंड गोल है वो BMW में घूमना है, तो इसने चाहे जॉब 1 लाख की कर रहा है, इसको एफर्ट्स तो 5 लाख वाले ही डालने चाहिए, क्योंकि इसको उस एम्प्लॉयर को देखने की जगह खुद ही के विजन और खुद के ड्रीम्स और खुद के फ्यूचर को ही देखना चाहिए। पर लोग इतने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ों में रहते हैं कि जब मुझे मिली 1 लाख रहा है तो मैं 2 लाख का भी क्यों करूँ। तो वो ये नहीं जान रहा है कि इस एटीट्यूड से BMW नहीं आती है। मतलब यहाँ तो तू खुश कर ले अपने आप को, बट इससे हम वहाँ 5 लाख पे पहुँचेंगे नहीं। 5 लाख पे तो तभी पहुँचते जब 1 लाख की जॉब में तो 2 लाख का एफर्ट डाल रहा होता। तो लोग कैसे होते हैं कि किसी भी जगह पर मुझे क्या मिल रहा है उसके अराउंड मुझे अपने एफर्ट्स रखने हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालूंगा। जबकि एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से मेरा ही गोल अचीव हो जाता। ये जॉब तो शायद मैं नहीं करूँगा 6 महीने बाद या 1 साल बाद, बट वो एफर्ट्स की वजह से मुझे आगे भी तो प्रोग्रेस वैसी मिलेगी। तो लोगों में वो लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता है। रिलेशनशिप में भी अगर वो 30 दे रही है तो मैं 50 क्यों दूँ। ऐसा नहीं कि मैं अभी भी अगर 100 कर दूंगा तो शायद वो भी वहाँ से भी
प्रोग्रेस आ जाएगी। वो नहीं है, मैं 30 पे आ जाऊँगा या मैं 0 पे आ जाऊँगा कि, और फिर सादिका मैंने इतने केसेस देखे हैं कि फिर व्यक्ति ये भी बोल रहा है कि बहुत करके देख लिया मैंने, ये तो कुछ नहीं करता था, ये तो 30 करता था, 50 करता था, बहुत करके देख लिया, मतलब अब विड्रॉ कर चुके हैं, अब 0 कर दिया है, ये करना ही नहीं है, अब करना ही नहीं है, और बोल रहे हैं कि बहुत कर चुका है, यानी कि कर कुछ भी नहीं रहे अब फिलहाल, और विक्टिमाइज भी कर रहे हैं खुद को। मतलब आज आप भी कुछ नहीं कर रहे हो, पर आप बिहेव ऐसे कर रहे हो जैसे कि आपने अपनी ज़िंदगी दे दी। तो अगेन कि हम अपने आप की सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं, तो जब कोच के पास इंसान जाता है और बात करता है ना, तो वहाँ थोड़ी सी हम रियलिटी के क्लोज आ पाते हैं कि नहीं आपने इतना भी नहीं करा, आप इतना भी अपने आप को प्रेज ना करें, और वो व्यक्ति इतना भी बुरा नहीं है जितना आप उसको ब्लेम कर रहे हैं। तो वो रियलिटी चेक मिलने ज़रूरी है ताकि लोगों को समझ में आए कि मुझे कहाँ काम करने की ज़रूरत है या क्या चेंज करने की ज़रूरत है। आई थिंक पता है, ये बहुत सारी कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से भी आती है, बिकॉज आपके इसी एग्जाम्पल पे मेरे को लेजिट कोट्स याद हैं जो मैंने देखे हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे लिखा होता है इट इज़ ओके टू गिव एज मच एज यू रिसीव, राइट। अब लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ वो कोट देखते हैं और कोट से समझ जाते हैं कि अगर मेरे को 50 मिल रहा है तो तुम्हें भी 50 देना है, एंड दैट इज़ ओके, सोसाइटी कह रही है कि ये चीज़ ठीक है। बट लोग उसके पीछे का ना कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते कि शायद उस पर्टिकुलर इंसान का या फिर उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप का कॉन्टेक्स्ट अलग था, जहाँ पे शायद वो इंसान किसी वे में यूज़ हो रहा था या फिर वहाँ पे वो डिमिनिश्ड फील कर रहा था, राइट। क्योंकि हर इंसान और हर रिलेशनशिप सब्जेक्टिव है और अलग है, आप एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। सो आई थिंक इतनी सारी कन्फ्यूजन है ना, जिसके वजह से आई थिंक देयर इज़ अ ग्रेटर नीड फॉर पीपल लाइक यू, जहाँ पे रिलेशनशिप्स कोचेस आते हैं और वो हेल्प करते हैं। बट मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है कि कहीं ना कहीं अभी भी सोसाइटी में ना थोड़ा सा टेबू अटैच्ड है, एक अपनी इतनी निजी प्रॉब्लम्स लेके, इंटीमेट प्रॉब्लम्स लेके कोच के पास जाना, एक थर्ड पर्सन के पास जाना, राइट। बट मे बी यू कैन टेल मी मोर कि पहले तो उस टेबू से डील कैसे किया जाए या फिर उसको व्यू कैसे किया जाए, और दूसरा कि इस सब के बावजूद क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए इसमें ना 2 बात है जो मुझे लग रही कि हम लोग डिस्कस करें। पहला तो 85% लोग, ये रिसर्चेज हैं, सोशल मीडिया पे भी यही चलता है, 85% लोग फॉलो योर हार्ट वाले कंटेंट को देखना, सुनना और शेयर करना पसंद करते हैं। 85% लोग, क्योंकि फॉलो योर हार्ट में आपको कुछ करना नहीं है, आप जो कर रहे हो वही सही है, आपका जो मन कर रहा है वही सही है, और चाहे कुछ सही है या गलत है आप सब जस्टिफाई कर सकते हो। हाँ। तो आपने मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं इंस्टाग्राम पर फिल्मी बातें करना शुरू कर दूँ, जिसमें मैं सिंपैथाइज करना शुरू कर दूँ लोगों को कि यार ये ओवर थिंकर्स बुरे लोग नहीं होते हैं यार, ये बहुत सोचते हैं और ये अच्छे लोग होते हैं, और ये दे आर जस्ट कंसर्न अबाउट द सिचुएशन, है ना। तो ये बहुत शेयर होने लगेगा क्योंकि लोगों को उनको सिंपैथी मिल रही है ना। यार वो लोग होते हैं ना जो रिलेशनशिप में जिनका पार्टनर उनसे बात नहीं करता है और वो परेशान होते रहते हैं, तो सिंपैथी मिल रही है तो खूब शेयर होगा। वो सारा कंटेंट जिसमें मैं फिल्मी बातें करूँगा उसमें धड़ाधड़ व्यूज़ आ जाएंगे, शेयर हो जाएगा, और हम 1 मिलियन मार सकते हैं अगले 3 महीने में, 2 महीने में, ऐसा। पर मैं जानता हूँ कि मेरा एजेंडा व्यूज़ लाने का तो है नहीं, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को हमको सिखा रहे हैं या बहुत सारे लोग हैं जो हमारी तरफ देख रहे हैं, तो हमें चाहिए सॉल्यूशन। तो हमें रैशनल थॉट्स डिस्कस करने हैं, हमें सॉल्यूशंस पे बात करनी है। तो सॉल्यूशन वाला कंटेंट जो है ना 15% लोग ही सर्च करते हैं। अगर ओवर थिंकिंग आप करते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये पॉइंट्स में बताऊंगा, तो वो रील बहुत व्यूज़ नहीं लाएगी, मुझे पता होता है, पर जितने भी लोग देख रहे हैं ना उनको मुझसे वही उम्मीद है कि वही चीज़ें हों उस पर। और जब भी आप फॉलो योर हार्ट से फॉलो योर ब्रेन पे जाओगे तो आपको हमेशा एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ब्रेन है यानी कि आपकी जो विजडम है वो हमेशा आपका सही और गलत जानती है। आपकी विजडम जानती थी कि जिम जाना ज़रूरी है, तभी आपने मेंबरशिप ली। आपकी विजडम जानती थी कि सुबह उठना अच्छी बात होती है, योगा करना या मेडिटेट करना अच्छी बात है। आपकी विजडम जानती थी कि ये बुक अच्छी है, तभी आप खरीद के लेके आए थे। आपकी विजडम जानती थी कि उस इंसान के साथ ज़्यादा रहना अच्छी बात नहीं है। आपकी विजडम जानती थी कि एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं तो पढ़ लो, पर विजडम की चलती कहाँ है, मन नहीं कर रहा है ना, मन नहीं कर रहा है, तो हम अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हैं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक्शन नहीं है, उसमें जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वही सही है। राइट।
और जैसे ही आप विजडम को फॉलो करते हो, आपको हमेशा अपना कंफर्ट जोन छोड़ के मन मार के कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो मन मारने वाला बात अगर आपने कर दी सोशल मीडिया पे, तो 15% लोग ही आपको देखना चाहते हैं। 85% लोगों के लिए डिस्कम्फर्ट है आपको सुनना, क्योंकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ गिल्ट पैदा हो जाएगा कि यार सॉल्यूशन ये बता रहा है और मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो ये फैक्टर तो चलता रहेगा कि फॉलो योर हार्ट वाला कंटेंट इसलिए ज़्यादा चलता है। दूसरी बात आपने ये कही थी कि दूसरी चीज़ आपने रिलेशनशिप कोच की इसीलिए ज़्यादा शायद ज़रूरत है। रिलेशनशिप कोच वाली जो बात है ना कि कोचेस की क्यों ज़रूरत है या क्या है, तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं कि लोग अपनी आदतों के या अपने बिहेवियर की वजह से इतने परेशान हैं या दिक्कतों में हैं। कई सारे लोग छोटी छोटी हैबिट्स की वजह से उनके रिलेशनशिप में टर्मोइल्स हैं, है ना। तो एक कोच क्या करता है कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उस पर काम करने में आपकी मदद कर देता है। बहुत बड़ा हिस्सा सोसाइटी का ऐसा है जो अभी कुछ भी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं मान लीजिए इसमें से 80% लोग जिम नहीं जा रहे, है ना, नहीं जा रहे। हाँ तो उस 80% में से 50-60% लोग कल से जाने को रेडी हो जाए अगर उनको एक पार्टनर मिल जाए साथ में जाने के लिए। यार मैं चल रहा हूँ तो चलेगा क्या, है ना। तो लोग रेडी हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कुछ कंस्ट्रक्टिव सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं है कि जो घर के आगे बाहर आके कह दे कि आजा फटाफट, है ना। कि अगर आपने किसी को कमिटमेंट कर दी कि काम हम साथ में करने वाले हैं, तो साथ साथ में काम हो जाता है, एक सिनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो कई बार रिलेशनशिप में या हम अपनी लाइफ में कुछ परेशानियों से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं, तो हमको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए जो हमें हेल्प करे वहाँ से निकलने में, जो हमको थोड़ा गाइड कर दे, जो हमारे साथ रहे उस प्रोसेस में। तो कोचेस कई बार वो काम करते हैं कि वो आपको साथ दे रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से बात बनती है। तो कोचेस हायर करना एक कूल फैक्टर हो रहा है। जैसा आप कह रहे थे कि टैबू जैसा, इंडिया में 1 लाख लोगों के ऊपर 3 साइकेट्रिस्ट होने ज़रूरी है ना। पर अभी 0.3 है। चलो कोचेस अभी आ गए, साइकोलॉजी और साइकेट्री तो बहुत पहले से है ना, हाँ। बट उस पर भी 1/10 ही है, अभी पूर्ति नहीं हो रही है। दूसरा जो है वहाँ पर भी लोग जाना नहीं चाहते, है ना। लोग कहाँ जाना चाहते हैं, एक ऐसी जगह पे जो एक फ्रेंडली अप्रोच है। मैंने देखा है कि मेरे पास क्लाइंट आ रहे हैं, मुझसे बात भी कर रहे हैं। अगर वो इंदौर आए हैं स्पेशली मेरे पास मिलने के लिए, तो मेरे साथ फ़ोटो लेके जा रहे हैं और सेल्फी को स्टोरी पे भी लगा रहे हैं विद माय कोच, है ना। तो कोच होना एक स्वैगी फैक्टर है, मैं आपको बता दूं। अभी जो मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 सालों से कि कोच होना एक स्वैगी है, कूल फैक्टर है। लोग फ्लॉन्ट करते हैं कि आई हैव अ कोच, लेट मी टॉक टू माई कोच फर्स्ट, फिर मैं कुछ कहूँगा। और डॉक्टर्स के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना जो है वो थोड़ा सा टैबू वाला एंगल है कि मुझे कोई मेंटल इश्यूज थोड़ी ना है। सी आई एम अ साइकोलॉजिस्ट सादिका, बट मैंने साइकोलॉजिस्ट कहीं मेंशन ही नहीं किया है सोशल मीडिया पे। मुझे साइकोलॉजिस्ट, वेलनेस, मेंटल हेल्थ, थेरेपी, इन वर्ड से आपत्ति है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे ही बायो में ये सब लिखूंगा, लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। उनको लगेगा कि मेरे को इनकी ज़रूरत, थेरेपिस्ट थोड़ी चाहिए। बट वहाँ लिखा है हमेशा इश्क में ही जीना और रिलेशनशिप कोच लिखा हुआ है। तो अगर कोई इसलिए परेशान है कि मेरी गर्लफ्रेंड 3 दिन से बात नहीं कर रही है और मुझे नींद नहीं आ रही, तो भी वो रिलेटेबल फील करेगा कि मैं सर से बात कर सकता हूँ। तो वो एक डॉक्टर के और एक आदमी के बीच का जो गैप है ना, वो कोच पूरी करता है। कि डॉक्टर के पास तो लोग पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बट कोच के पास लोग इजीली चले जाते हैं, कोच की हेल्प इजीली ले लेते हैं। और ये एक लाइफस्टाइल का हिस्सा हो जाएगा। आप देखना आने वाले 5 से 10 सालों में हर इंसान के पास एक लाइफ कोच या रिलेशनशिप कोच या ऐसा कोच होगा। सिर्फ इसलिए कि मैं लाइफ में कोई भी डिसीजन लेता हूँ या कुछ भी करता हूँ, पहले इनसे डिस्कस कर लेता हूँ। मैं डायरेक्ट अपफ्रंट कोई डिसीजन नहीं लेता। और ये इसलिए भी होगा क्योंकि सोशल आइसोलेशन बढ़ेगा। तो अब हम लोग के पास हमेशा हमारे खास दोस्त नहीं होते डिस्कस करके फैसले लेने के लिए। पेरेंट्स कई बार उतना समझते नहीं सिनेरियो कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो फिर हमें चाहिए कि एक क्रेडिबल व्यक्ति जो पूरी चिंता से मेरी बात को सुने, पूरी फिक्र से, और मुझे सजेस्ट करे, अनबायस्ड होकर मुझे सजेस्ट करे कि क्या करना चाहिए। उसके लिए अगर मुझे कुछ पे करना होता है किसी को, तो दैट्स नॉट एन इशू, बट वो है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारे पास ऐसे एथलीट भी हैं जो इंटरनेशनल एथलीट है, उन्होंने हमारी एनुअल मेंबरशिप लेके रखी है। तो हैज़ल फ्री कनेक्शन वाली एक मेंबरशिप हम देते हैं कि दे कैन कॉल मी डायरेक्टली, कोई बिना कोई अपॉइंटमेंट, बिना किसी चीज़ के।
वो सिर्फ इसलिए मेरे टच में रहते हैं कि उनको लगता है कि विकास बैक ऑफ द माइंड हमें ये रहता है कि देयर इज़ अ पर्सन जिससे हम एनी टाइम बात कर सकते हैं, हु इज़ क्रेडिबल इनफ, समझदार है, हमें बता देता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और हम अपनी लाइफ के कितने भी डार्क सीक्रेट्स हैं वो खुल के शेयर कर सकें और बिना जजमेंट के वहाँ से हमें एक सही सॉल्यूशन मिल जाता है। तो कुछ लोगों को अपनी लाइफ की उतार चढ़ाव रहती है ना कि मैं बहुत परेशान हूँ, गर्लफ्रेंड ऐसी बात कर रही है और कल परफॉर्म करना है और ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो वैसे मैं किसको जाके कहूँगा, है ना। और परफॉर्मेंस पे तो बात आ नहीं सकती ना, क्योंकि वही तो ज़िंदगी है। तो फिर ये जो अप एंड डाउन चलता है ना सेंटिमेंट्स में, तो वो सारे लोग जो हाई परफॉर्मर्स हैं, हाई कैलिबर वाले हैं या बड़े लेवल्स पे हैं, उन सब लोगों के लिए तो मैंडेटरी है आपकी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति हो ना जिससे आप एनी टाइम बात करें जब भी इमोशनल टर्बुलेंस है, और आप कुछ कंस्ट्रक्टिव कर लें, बजाय कि आप अपने आप से लड़ते रहें, अपने आसपास के उन 4 लोगों के बीच में परेशान होते रहें। तो कोच होना इज़ अ कूल आइडिया मुझे लगता है, और ये लोगों को अब समझ में आ रहा है और इसकी अडेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। आज से 4 साल पहले हमारे पास जितनी इंक्वायरीज़ आती थी और आज जितनी इंक्वायरीज़ आती है, पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है, और ये अभी और बदलेगा, और ये अच्छा ही है। वैसे विकास, आई एम वेरी क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि एक इंटरनेशनल एथलीट के फियर्स क्या होते होंगे, मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम्स वो फेस करते होंगे। इंटरनेशनल एथलीट है पर ज़िंदगी वैसी ही होती है शादी का। जब मैं पहली बार, हमारे पास ऐसे क्लाइंट आए थे ना जो जिनको हम टीवी पे देख रहे हैं, तो मुझे ये 2017-18 की बात, 2017-18 की बात है, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि आई वॉज वेरी नर्वस कि यार इनसे मैं क्या बात करूँगा, इनके तो ऐसे फ़ैन वैन हैं हम लोग, और उनको तो मतलब अब नर्वसनेस थी पर काम तो करना ही है। और 10-15 मिनट बात हुई होगी और लगा कि यार वही प्रॉब्लम्स हैं इन लोगों के भी, मतलब इंटरनेशनल एथलीट है बट गर्लफ्रेंड तो उसकी भी होगी, झगड़ा तो उसका भी होता है, पेरेंट्स तो उसके भी कुछ कह रहे हैं, पॉलिटिक्स तो उसकी उसमें भी चलती है, कोच ने कुछ कह दिया या मैनेजमेंट कमेटी ने कुछ कह दिया और बात अच्छी नहीं लगी, किसी ने डांट लगा दी, फटकार लगा दी, परफॉर्मेंस सही नहीं आया, या एक फियर है कि मैं ड्रॉप ना हो जाऊँ, कोई और सेलेक्ट ना हो जाए, राइट, है ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक होती है फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट यानी कि आपके पास एबिलिटी बहुत अच्छी है किसी काम को करने की, और वो काम जो है वो काम भी अपने आप में टफ है, मतलब उस काम का जो चैलेंज वाला लिमिट है वो भी अच्छा है, चैलेंजिंग है, और आपकी एबिलिटी भी अच्छी है, और आप एक सही रिदम और सही जोन में है, तो आप फ्लो स्टेट में है। फ्लो स्टेट यानी जिसको हम कहते हैं क्रिकेट की टर्म्स में फॉर्म में आना, है ना। कि रोहित शर्मा आज भी रोहित शर्मा ही है, 6 महीने पहले भी रोहित शर्मा ही था, तो टैलेंट थोड़ी ना कम ज़्यादा हो गया, टैलेंट तो वही है, बट ऐसा क्यों है कि कभी खेल पा रहा है और कभी नहीं खेल पा रहा है। अगर वो फ्लो स्टेट में यानी कि वो सही रिदम में है तो वो सही खेल पा रहा है और बात बन रही है, अगर वो सही रिदम में नहीं है तो बात नहीं बन पा रही है। तो ये कैसे होता है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी लाइफ की जो सिचुएशंस है या उसके इमोशंस को हैंडल करने की कैपेसिटी है या उसके दिमाग में जो टर्बुलेंस है वो उसको कितना अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, ये एबिलिटी एक प्लेयर को प्लेयर बनाती है ना। और इस वजह से ये जितने प्लेयर्स भी, इनके भी सबके कोचेस होते हैं और थेरेपिस्ट होते हैं, ये भी कंसल्ट करते हैं और ये भी अपनी सिचुएशन डिस्कस करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उस नेगेटिविटी वाले जोन को बाहर रखकर अपने काम पर कैसे फोकस करूं, ये ज़रूरी है। एक और चीज़ देखना आपकी, थोड़ा सा साइंटिफिक जाके बताऊं 1-2 चीज़ें। हाँ हाँ बिल्कुल। हमारा ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन 1 सेकंड में 126 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है, 126। और नेचर जो है ना वो हम पे 16 to 40 मिलियन बिट्स थ्रो कर रहा है हर सेकंड, इतनी इन्फॉर्मेशन चल रही है। अब मान लीजिए आप यहाँ बैठी और आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप पूरे तरह से सुन रहे हैं, या एक और व्यक्ति बैठ जाए और दोनों बोलें, तो आप दोनों की बातें क्लियरली सुन सकती हैं क्या? नहीं, कहीं कुछ मिस होगा। और 5 लोग बैठकर बोलेंगे तो सब कुछ मिस होगा, तो सब नॉइस हो जाएगा, वो तब एक का भी सुनाई नहीं देगा। यानी इनफाइनाइट पावर के साथ ब्रेन आता होगा, बट एट एनी गिवन मोमेंट आप लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही रिसीव कर सकते हो, है ना, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ऐसा कहते हैं कि 126 बिट्स आपकी कैपेसिटी है, उसमें से 40 बिट्स आपके ब्रेन को चाहिए एनी टाइम काम करते रहने के लिए, उसकी ऑटोमेशन के लिए। अब आपके पास 86 बिट्स हैं, उस 86 बिट्स से ही आपको वो फ्लो स्टेट अचीव करनी है लाइफ में, कि मैं सिर्फ यहाँ रहूँ, कुछ भी ना रहे यहाँ वहाँ, है ना।
तो अब हमने क्या कर लिया कि हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शन की 1000 चीज़ें बिल्ड कर ली है। यानी जो क्रिकेटर्स हैं या जो भी किसी भी गेम के प्लेयर्स हो जाएं, उनको ये भी चिंता है कि कितने व्यूज़ आए स्टोरी पर, है ना, कितने कमेंट्स आ रहे हैं और लोग क्या बोल रहे हैं या क्या बात चल रही उनका है। बैकलैश कितना ज़्यादा, कितनी बारी मिलता है उन तो लोगों उनके दिमाग में ये भी चल रहा है। तो पहले जब ये चीज़ें होती ही नहीं थी तो डिस्ट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी कम थी, तो फोकस ज़्यादा रहता था। अब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एक इंसान की लाइफ में, तो फोकस जो है ना वो गड़बड़ है। मल्टीटास्किंग जो होती है, मल्टीटास्किंग फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन है। मल्टीटास्किंग कभी भी आपके फोकस मसल को डेवलप नहीं होने देती। फोकस मसल यानी जैसे हम लोग अपने बाइसेप्स बना रहे हैं, वैसे ही फोकस मसल को भी डेवलप किया जा सकता है। जैसे लोग मेडिटेट करते हैं, कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करते हैं कि इस टाइम पर मैं सिर्फ यहाँ सोचूं, यहाँ देखूं। तो वैसे ही अगर आप एक जगह फोकस नहीं है तो वो 86 बिट को आप डिवाइड कर दे रहे हो। तो जैसे ही वो डिवीजन हुआ आप फ्लो स्टेट से बाहर हो गए, वैसा। तो वो चीज़ अचीव करनी है किसी भी प्लेयर को, तो उसको चाहिए कि वो सिर्फ एक जगह फोकस करे, क्योंकि लिमिटेड कैपेसिटी है ब्रेन की, और उस समय 2 बातें और सोच रहा है। वो डिवीजन जैसे ही हुआ वो एवरेज हो जाएगा, वो प्लेयर एवरेज हो जाएगा। तो उस प्लेयर के लिए उसकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा कॉग्निटिव एसेट है ना, वो फोकस ही है बस, किसी भी प्लेयर के लिए। तो उस पर काम करने के लिए हम जैसे लोग थोड़ी मदद कर देते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू था ये, एंड आई थिंक ये सारी बातें सुन के लोग भी थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे फॉर श्योर आई थिंक यंगर जनरेशन भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है कोचेस को लेके, राइट, बिकॉज उनके लिए एक कूल फैक्टर है, उनके लिए दिस इज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग एंड समथिंग दैट हेल्प्स देम। बट पुरानी जनरेशन के लोग, फॉर एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स वाले जनरेशन के सारे लोग, उनको यही लगता है आज तक कि अगर किसी काउंसलर के पास जा रहे हैं या फिर अपनी निजी प्रॉब्लम्स लेके एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक मतलब उनको एक फीलिंग आती है फेलियर की, कि क्या हम खुद से फेल हो चुके हैं अपनी रिलेशनशिप में, और इसीलिए बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके नहीं जाते। है ना, अपने देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो सोचता है कि मियाँ बीवी की बात है तो 4 दीवारी में रहनी चाहिए, क्योंकि वो उसको एक फेलियर की तरह देखते हैं किसी और व्यक्ति को इन्वॉल्व करना। एंड आई थिंक सोसाइटी काफ़ी हद तक वो सपोर्ट भी करती है, इंकरेज भी करती है। हाँ, बट ये एक इवोल्यूशन का प्रोसेस है। 2, 5, 10 साल में वो अवेयरनेस भी आ जाएगी, और वो धीरे आएगी तो ये अच्छी है, क्योंकि इतनी सप्लाई भी नहीं है। अभी हमारे पास इतने कोचेज़ हैं ही नहीं कि अगर हर व्यक्ति अवेयर हो जाए और वो किसी को ढूंढ रहा है आसपास, तो लोग नहीं है। आप ऐसे कहने को इंस्टाग्राम पे रिलेशनशिप कोच डालेंगे तो आपको 100 लोग मिल जाएंगे, बट आप उनकी रिसर्च देखोगे, क्वालिफिकेशन देखोगे, या उनका बेस देखोगे कितना है, तो दे हैव नथिंग। सिर्फ फॉलोअर्स हैं उनके पास। फॉलोअर्स तो बातें करके भी आ जाते हैं शादी का। उसके लिए थोड़ी ना आपने साइकोलॉजी की समझ होनी चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर की सेंस होनी चाहिए। उसके लिए थोड़ी ना आपने डायनामिक्स पर रिसर्च या कुछ हो, या कोई बहुत अनुभव है आपका 2, 4, 5, 10 सालों का, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। कोचेज़ हैं कितने इंडिया में? कोचेज़ ही नहीं है। वैसे आपके पास एक यंगेस्ट कपल कितने साल का आया होगा? हम लोग 18+ वालों से ही बात करते हैं, पर हमारे पास इंक्वायरी तो 16 वालों की भी आ जाती है। सच्ची में? सभी आ जाती है। आप कोई भी बात अगर मैं किसी वीडियो में बोल रहा हूँ, तो सिर्फ इतना चाहिए आज की कोई व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम को रिलेट कर पा रहा है कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, तो वो लोगों को लगता है कि इन्हीं से सॉल्यूशन मिल जाए तो मज़ा आ जाए। बहुत बार ऐसे क्लाइंट्स आकर मुझे मेरे ही वीडियोस के रेफरेंस, सर उस वीडियो में जो आपने वो बात बोली थी ना, बस मेरे साथ वो सेम है वैसा। तो 90 सेकेंड में पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए कि मैं बहुत सॉल्यूशंस का ढेर लगा दूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ वो स्पार्क लाने की, कि एक अवेयरनेस आ जाए कि हाँ ये परेशानी है और ये सॉल्व हो सकती है। तो आते हैं लोग, और सोशल मीडिया की वजह से जो फ़ायदा है वो यही है कि लोग बहुत ही फ्रीली रीच आउट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सब अननोन है, तो जल्दी से क्विकली कर लेते हैं और बात बन जाती है। वैसे ऑन एन एवरेज आपको कितना टाइम लगता है या फिर कितने सेशंस लगते हैं कपल को काउंसिल करने के लिए या फिर उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए? कपल के केस में मिनिमम हमको 4 सेशन चाहिए, क्योंकि एक दो सेशन तो मुझे इंडिविजुअली चाहिए होते हैं, ताकि अनफिल्टर्ड मैं उनसे बात कर सकूं। और फिर मुझे लगता है कि मुझे कंबाइंड सेशन कर लेना चाहिए, तो वो चौथा सेशन या तीसरा सेशन कंबाइंड होगा। जब तक मुझे ये ना लग जाए कि मैं दोनों लोगों को सेम पेज पे ला चुका हूँ,
तब तक मैं कंबाइंड सेशन नहीं करता। तो अगर ज़्यादा परेशानी है या रिसीविंग एंड पे नहीं है दोनों में से कोई एक, तो कई बार और ज़्यादा सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। और दोनों अगर विलिंग हैं कि हमें काम करना है, हमें तो आप बताइए, तो 4 सेशन में उनको एक प्लान ऑफ एक्शन मिल जाता है। फिर हम उनको 3 महीने अपने सुपरविजन में रखते हैं कि ये 4 सेशन हो गए, हमने आपकी चीज़ें आपको बता दी, अब 1 महीने के बाद हम लोग ऐसे ही कंबाइंड सेशन करेंगे जस्ट टू ट्रैक कि क्या हमने जो डिस्कस किया था वो प्रोग्रेसिवली हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो 2-3 महीने मैं अपने सुपरविजन में रखता हूँ और चीज़ें चलने लगती है। और कई सारे कपल्स ऐसे हैं जो सालों से जुड़े हुए हैं मुझसे, उन्होंने मुझे अपने फ्रेंड की तरह ही मान लिया है कि जब भी परेशानी होती है तो दोनों का एक तरह से कंसेंट है कि आपस में कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तू कहीं नहीं जाएगी, कुछ भी प्रॉब्लम है तो विकास से बात कर लेना, अगर वो मुझे कुछ कहेगा तो मैं उसकी बात मानूंगा, और तुझे कुछ कहेगा तो तू मान लेना। तो बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं और जिनको ऐसा लगता है कि वॉट एवर हिल से विल डू। तो कोई भी इशू है, मैं मेरे पेरेंट्स के पास जाऊंगा, मैं मेरे दोस्तों के पास, तो अपने पेरेंट्स अपने दोस्तों के पास जाएगी। तो उससे क्या होता है, दैट इज़ मल्टीपल काउंसलिंग। मल्टीपल काउंसलिंग भी रिश्तों को खा जाता है, पता है शादी का, अपने इंडिया में बहुत होता है। हर बार आसपास लोग होना और वो आपको ज्ञान दे दे, ये चीज़ों का अच्छा नहीं करता है। कई बार आप गलत हैं और लोग आपको वैलिडेशन दे देते हैं। जैसे मैं आपको अपनी ही बात बताता हूँ कि हमारा MBA वाला जो सर्कल है, अगर आज भी वो मिलता है और किसी की वाइफ नहीं आई सपोज़, या कोई खुद नहीं आया अपनी वाइफ की वजह से, या किसी का हस्बैंड नहीं आया या हस्बैंड की वजह से वो नहीं आई, तो हम डायरेक्टली उनके पार्टनर को बोल देते हैं कि अरे यार उसके बहुत नाटक है। कि अगर मेरा फ्रेंड है वो कुछ कह रहा है कि यार आजकल मिल नहीं पाता हूँ ये वो, तो हम कह देते हैं तेरी वाइफ के बहुत ही नाटक है। मतलब हमने बिना सिचुएशन को जाने हुए ये मान लिया है कि वाइफ गलत है ना। और वो कह रहा है यार मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आता यार। अब हमें नहीं पता कि ये कितना तंग कर रहा होगा उसको, पर वो ये कह रहा है कि यार समझ में नहीं आता क्या करें यार, ऐसा ही है ये वो। तो अब हम 6 लोग मिलकर उसको ज्ञान दे रहे हैं कि तू ये कर, और उस ज्ञान में इसके लिए खूब सारी सिंपैथी है, और उसको कैसे टैकल करना है वो ज्ञान है, और वही ज्ञान वो भी कहीं ले रही है। तो 2 लोग जब अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो कई बार ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन नहीं होती है कि नहीं तुम ही गलत हो, तुम ही ठीक करो। ऐसा कम ही पेरेंट्स में गट्स होते हैं जो अपने बच्चों को ऐसा कहें। ज़्यादातर केसेस में उनको वैलिडेशन मिल जाता है कि नहीं नहीं तुम तो बिल्कुल ठीक थे, तुम्हारे साथ ही गलत हो रहा है। एक व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया है बट उसको वैलिडेशन ये मिल जाए कि तुम बिल्कुल ठीक हो, वो इंट्रोस्पेक्ट क्यों करेगा, खुद पे काम क्यों करेगा? वो तो और ज़्यादा रिजिड हो जाएगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो 2 ऐसे रिजिड लोग अभी साथ में रहेंगे तो वो कैसे उनके बीच में चीज़ें डाइल्यूट होगी और सब अच्छा होगा। तो सोर्स ऑफ विजडम हमेशा एक होना चाहिए एक कपल का, कि इस इंसान से या इस जगह से हम सीख रहे हैं। इवन बुक्स भी शेयर करनी चाहिए कि ये बुक मैंने पढ़ी बहुत अच्छी, तू भी पढ़। वैसा सोर्स ऑफ विजडम अगर आपके मल्टीपल हैं या दोनों के अलग अलग हैं तो डेविएशन आता है, वैसा है। वैसे एक और प्रॉब्लम मैं नोटिस कर रही हूँ आजकल काफ़ी कपल्स में होता है कि जब कपल के बीच में लड़ाई होती है तो एक पैटर्न बन जाता है कि खाना नहीं खाते, नींद नहीं आती, मतलब पूरी पूरी रात नहीं सोएंगे, बिल्कुल सारे मील स्किप कर देंगे। लाइफ में जो बेसिक चीज़ें होती हैं करने वाली, मतलब एक लड़ाई आपको इस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है कि आपके नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द डे टेक अ हिट। क्लियरली दिस इज़ नॉट हेल्दी। हाँ बिल्कुल भी नहीं, बट इट इज़ वेरी कॉमन। ये एक विक्टिमाइज करने का भी तरीका होता है कि मैं इतना परेशान हो गया हूँ, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही, मुझे खाना नहीं खाना। ठीक है, खाना नहीं खाना मतलब मैंने खुद को तकलीफ, सेल्फ हार्म शुरू कर दिया है। तो सेल्फ हार्म में कई बार सामने वाला जो है वो भागते हुए आ जाता है कि ऐसा मत कर, वैसा। और ये उस सेल्फ हार्म का एकदम इनिशियल फर्स्ट स्टेज है ये जो आपने बताई। हमने ऐसे भी कपल्स देखे हैं कि तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो तो बॉटल रखी, वो फोल्ड ली सिर पे, वो थ्रेटनिंग वाला, राइट। हाँ, खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, रात की 3 बजी है और ऐसे ही चप्पल पहन के निकल गए रोड पर। कहाँ जा रही हो? नहीं कुछ नहीं पता, बस जा रहे हैं। अब वो व्यक्ति जो है वो तो डर गया ना, जो भी है, अगर वो हस्बैंड है या वाइफ है, वो तो डर गया। तो उसकी तो उस समय प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि उसका हाथ पकड़ के किसी भी तरह से उसको घर लाए और उसके हाथ जोड़ के बोले कि तुझे जो चाहिए ले ले यार, परेशान मत हो या ये सब मत कर। तो बात मन वाली। तो कुछ लोग, बट ये टॉक्सिसिटी की वो लेवल है जहाँ पर कई बार सामने वाला इतना हताश हो जाता है कि मैंने इसको छोड़ भी दिया तो कुछ करना ले, और साथ में रहना है तो भी कैसे रहना है।
ये तो तो काफी बहुत सारे लोग couples एक्सप्लॉइट भी होते हैं experience रिलेशनशिप करते हैं। में, बहुत सारे लोगों को ऐसे पार्टनर्स मिल जाते हैं कि वो मैनिपुलेट होने लग जाते हैं। तो होता है, अब इतना बड़ा देश और इतने लोग हैं कि हर स्टोरी तो अच्छी नहीं हो सकती, कई जगहों पे मैनिपुलेशन तो हो गई, और कई लोगों में गट्स हैं तो निकल जाते हैं, कई लोग संभालते रहते हैं, कई लोगों में खुद में गलतियां हैं बट उन्हें कोई बताने वाला नहीं है, तो ऐसे ही है। एंड बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, यू नो, आपको किस पॉइंट पे जब आप किसी को काउंसिल कर रहे होते हो तो ये चीज़ समझ आ जाती है कि यार हम लोगों ने कोशिश करी बट अब इस पॉइंट के आगे दिस रिलेशनशिप इज़ बियॉन्ड रिपेयर, अब ये ठीक नहीं हो सकती? रिलेशनशिप की स्टेजेस जो होती है ना, उसमें एक स्टेज 4 होती है जहाँ पर लोग एक दूसरे से भागना शुरू कर देते हैं, एस्केपिंग, कि चाहिए ही नहीं, मुझे तो इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, मैं तो कह रहा हूँ अगर ये साइन कर दे तो आज ही हम लोग अलग हो जाएं, वैसी वाली पोजीशन। तो कई बार हमारे पास केस आता है जब एक व्यक्ति एस्केप कर रहा है और एक व्यक्ति चाह रहा है ठीक हो जाए, पर रिलेशनशिप की रियलिटी ये है कि अगर दोनों लोग विलिंग है ठीक करने के लिए तो वो 4th स्टेज से 3rd और 2nd पे आ सकता है। अगर एक भी व्यक्ति विलिंग नहीं है, अगर वो जिद पकड़ ले कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, तो हम लोग सजेस्ट कर देते हैं कि अलग होना ही अच्छा होगा। वो है ना कि वो अफसाना जिसे मंजिल तक पहुंचाना ना हो मुमकिन, उससे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर। क्या बात है। तो क्योंकि अगर उस पॉइंट के बाद भी वो एक पार्टनर जो मेहनत कर रहा है अगर वो करते ही रहेगा तो वो खुद को मैनिपुलेट कर लेगा, वो हताश हो जाएगा, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं हो सकता। दोनों में विलिंगनेस है तो कितनी भी बुरी स्थिति हो हम लोग उसको रिवाइव करने में हेल्प कर देते हैं। आई थिंक आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सीखने को मिला कि एक रिलेशनशिप में होता क्या है, कि काउंसलर की क्या ज़रूरत होती है और किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स लोग एक्चुअली में आजकल फेस कर रहे हैं। एंड आई रियली होप कि जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, उनको भी एक सॉर्ट ऑफ एक आइडिया मिला होगा इस फ्योर में कि कैसे प्रॉब्लम्स आएँ तो उनको इवेल्यूएट करें और उनको नेविगेट करें और किस टाइप के लोगों से हेल्प इवेंचुअली सीख करें। सो अगर कोई पार्टिंग थॉट्स हैं जो आप यंग लोगों को देना चाहते हो जो रिलेशनशिप में या तो एंटर हो रहे हैं या होना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी हैं बट बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? अब क्योंकि आज हमने कोचिंग की इतनी बात कर ली कि आई वुड से एक्सपर्ट हेल्प इज़ नेवर अ बैड आइडिया। अपने आसपास कोई समझदार इंसान देखिए, और ज़रूरी नहीं आप कोच के पास जाएं, आपकी फैमिली में या आपके जान पहचान में आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जो थोड़ा स्मार्ट है, इमोशनली स्मार्ट है, जिसकी समझ थोड़ी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि उस तरह के लोगों को जाकर उनसे बात करके उनकी हेल्प लेनी चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम को बहुत बड़े लेवल तक लेके जाना और फिर सॉल्यूशन ढूंढना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। किसी भी केस में, ना सिर्फ रिलेशनशिप बट लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, एक्सपर्ट हेल्प इज़ नेवर अ बैड आइडिया।